मॉर्निंग स्टूडेंट्स, देखो आज जो है हम चैप्टर लगभग कंप्लीट करने जा रहे हैं। ठीक है, आज आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और इस चैप्टर आज से के यानी कल का मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। कल तक आपको कल इवनिंग कल दिन तक आपको पूरा वर्क चैप्टर का पूरा वर्क सेंड करना है। ठीक है, तो 16 तक अपन ने कल कर लिया था, 17 से आपको स्टार्ट करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लेना आप। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या इस तरह क्वेश्चन है। 17 आपको मॉड ऑफ बीटा, मॉडुलस ऑफ बीटा गिवन है आपको 1। ठीक है, अल्फा एंड बीटा जो है दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हमें फाइंड करनी है वैल्यू किसकी, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बाय बीटा। ये वाला जो क्वेश्चन है कंप्लीटली हमारी जो प्रॉपर्टीज है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज, अब मॉडुलस वाली प्रॉपर्टीज और साथ में कॉन्जुगेट वाली जो प्रॉपर्टीज है उन दोनों पे डिपेंडेंट है ये। ठीक है, तो देखो कैसे करना है आपको। मॉड ऑफ बीटा गिवन है आपको 1। ठीक है, ये आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा, मुझे पता है सिंस, चाहे आप लिख सकते हो इक्वल्स टू लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि बी सेंस z माइनस z बार इक्वल होता है z बार मॉड ऑफ z का स्क्वायर। ठीक है, आपके ये जो क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट आपने किया होगा तो उसमें यूज होती है, इसमें डायरेक्टली आता है। मैंने बताया था आपको z इनटू z बार क्या होता है आपका मॉड ऑफ z का स्क्वायर। तो वहां से मैंने ये 1 है, ठीक है, मॉड ऑफ z क्या, मॉड ऑफ बीटा क्या आपका 1 है। ठीक है, उसके प्लेस में लिस्ट में आप चाहो तो एक स्टेप और बढ़ा करके यहाँ पे लिख लो, मॉड ऑफ बीटा की वैल्यू कितनी है 1, तो मैंने यहाँ पे लिखा मॉड ऑफ बीटा का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में रख लेंगे बीटा माइनस बीटा बार। ठीक है, देखो डिनोमिनेटर में से बीटा कॉमन आ रहा है, और इसमें से आपका एक बीटा कॉमन आएगा। ठीक है, अपॉन में, तो मॉड ऑफ बीटा की वैल्यू हमें पता है कितनी है 1, तो ये बचा। ठीक है, अब इसके बाद हम चाहे तो यहां पे लिख सकते हैं अपॉन, इसको आप लिख सकते हो बीटा माइनस अल्फा पे होल बार, क्योंकि हमने यहाँ पे सिंस यहाँ लिख दो रीजन, दोनों पे कंबाइन लगाओ या इंडिविजुअल लगाओ, बात एक ही है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे यहाँ से, देखो यहाँ से इसके बाद आपका ये है आपका बीटा माइनस अल्फा और इसका मॉडुलस लगा हुआ है, तो इस मॉडुलस को मैंने सेपरेट किया, बीटा माइनस अल्फा का मॉडुलस। ठीक है, और इसको आप लिख सकते हो ओनली 1 रीजन z मॉड ऑफ z इक्वल टू मॉड ऑफ z बार। ठीक है, चाहे आप z का मॉडुलस फाइंड करो या z बार का मॉडुलस फाइंड करो, मॉडुलस कॉन्जुगेट का और जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का और उसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस सेम होता है। ठीक है, ये यहाँ पे बीटा माइनस अल्फा है, इसका जो मॉडुलस होगा वही आपके बीटा माइनस अल्फा का बार का मॉडुलस होगा। ठीक है, दोनों मॉडुलस सेम होगा, इसलिए आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा ऐसे बन। नेक्स्ट स्टेप और रीजन लिखना आपको सिंस मॉड ऑफ z इक्वल्स टू मॉड ऑफ z बार। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका 17th क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ। अब देखो 18th क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस। नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, x की वैल्यू फाइंड करनी है हमारे को,
और x की वैल्यू कैसी है, नॉन जीरो इंटीग्रल है, ठीक है, जीरो भी नहीं है और इंटीग्रल वैल्यू है। तो देखते हैं हम कैसे सोल्व होगा। देखो यहाँ पे 1 माइनस आइटा का मॉडुलस है, ठीक है, तो 1 माइनस आइटा का मॉडुलस क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इस रेस्ट पावर x इक्वल्स टू इसका रूट और रेस्ट पावर x 2 रेस्ट पावर x। तो ये आपके पास आता है रूट 2 रेस्ट पावर x इक्वल्स टू 2 रेस्ट पावर x और ये हुआ 2 रेस्ट पावर x बाय 2 इक्वल्स टू 2 रेस्ट पावर x। तो यहाँ से आया हमारे पास x बाय 2 इक्वल्स टू x, ठीक है, दोनों को एक साइड रखा मैंने, तो x माइनस x बाय 2 इक्वल्स टू यहाँ से 0 एंड x बाय 2 इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपके x की वैल्यू तभी पॉसिबल है जब 0 हो, लेकिन इसने कहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस। नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालना है, तो यहाँ पे नॉन जीरो जो है वो इम्पॉसिबल होगा, जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे वो आपके जीरो होंगे इसके, ठीक है ना, नंबर ऑफ सॉल्यूशन नॉन इंटीग्रल सॉल्यूशन कितने होंगे, जीरो होंगे, ठीक है। अब देखो 19th क्वेश्चन, तो हमें जो ये बाकी दे रखा है वो प्रूव करना है। दोनों तरफ मॉडुलस अप्लाई कर देते हैं, तो दोनों साइड आपने मॉडुलस अप्लाई कर दिया। ठीक है, और मॉडुलस का रूल है Z1 Z2 का मॉड अगर हमें फाइंड करना है तो इसका रूल है कि आपका Z1 मॉड ऑफ Z1 और मॉड ऑफ Z2, ठीक है, दोनों सेम होंगे। तो इसी तरह से आप मॉड को सबके साथ सेपरेट कर देंगे। C प्लस आइटा H का मॉडुलस इक्वल्स टू, इसका मॉड क्या हो जाएगा आपका, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, और इधर सबका मॉड क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका हो जाएगा c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, e स्क्वायर प्लस f स्क्वायर और z स्क्वायर प्लस h स्क्वायर और इसका होल रूट इक्वल्स टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दोनों साइड होल स्क्वायर कर देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर एंड e स्क्वायर प्लस f स्क्वायर एंड g स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दैट्स योर आंसर, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा 20th क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, देखो इसको भी। Then find the list पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। हमें m की सबसे छोटी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू आप फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखते हैं क्या होगा, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, इस दिस इक्वल्स टू 1 गिवन है, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 प्लस आइटा इनटू 1 माइनस आइटा अपॉन रेशनलाइज किया ना, इसको हमने रेशनलाइज किया तो 1 प्लस आइटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया से, ऊपर 1
1 प्लस आइटा का होल स्क्वायर हो गया, तो ये 1 स्क्वायर प्लस आइटा स्क्वायर प्लस 2 आइटा अपॉन यहाँ पे हो गया 1 प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू 1। देखो ये 1 और ये -1 कैंसिल हो गया, ओनली बचा आपका 2 आएगा और अपॉन में 2 रेज़ टू पावर m इक्वल्स टू 1, 2 से 2 कैंसिल, आइटा रेज़ टू पावर m इक्वल्स टू 1। अब आइटा की पावर आप क्या रखोगे कि यहाँ पे 1 आ जाए, ठीक है, तो आइटा की पावर 1 कब आती है, जब आपको 4 का मल्टीपल हो। आइटा की पावर 4 का मल्टीपल होगा तो उसकी वैल्यू 1 ही होगी हमेशा, और इसने बोला है एक ही वैल्यू बतानी है सबसे छोटी, तो वो क्या होगी आपकी 4, ठीक है। तो इसको आप ले सकते हो आइटा रेज़ टू पावर m इक्वल्स टू आइटा रेज़ टू पावर 4 एंड इंप्लाइज दैट m इक्वल्स टू 4। ये आपका आंसर है, क्लियर। तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज और चैप्टर कंप्लीट होता है। अब इसका जो एग्जांपल है, एग्जांपल में सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल एक तो 15th और एक 16th, ठीक है, जो डिफरेंट भी है और इंपॉर्टेंट भी है। 15th एग्जांपल जो है, देखो इसको 3 प्लस 2 आइटा sin थीटा अपॉन 1 माइनस 2 आइटा sin थीटा इज प्योरली रियल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। हमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सबसे पहले क्या किया इसने, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ये बोल रहा है कि क्वेश्चन में था कि जो आपको गिवन पार्ट है वो रियल है, यानी कि इमेजिनरी पार्ट क्या है इसका, इमेजिनरी पार्ट नहीं होना चाहिए इसके अंदर, इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। तो इसमें सोल्व करने पे जो इमेजिनरी पार्ट आया, ठीक है, आप एग्जांपल में देख रहे होंगे, इसका इमेजिनरी पार्ट जो आया आपका उसको आप 0 के इक्वल रखोगे। ये इमेजिनरी पार्ट है, सोल्व करने पे हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास ये इमेजिनरी पार्ट आ रहा है, इसको हम 0 के इक्वल करेंगे। तो यहां से sin थीटा की वैल्यू आपकी 0 आती है और यहां से थीटा की वैल्यू जो है जनरल सॉल्यूशन है। थर्ड चैप्टर में जाओ वापस से, जनरल सॉल्यूशन लिखना है आपको, थीटा इक्वल्स टू n पाई, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू आएगी यहां पे n पाई। इसी क्वेश्चन को मैं वापस क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, क्वेश्चन है आपका is purely imaginary। आपके बार क्या लिया है मैंने, is purely imaginary, then find the value of थीटा। आपको थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। समझ में आया क्या था कि आपको सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद क्वेश्चन में गिवन था कि ये प्योरली रियल है। तो प्योरली रियल है तो हमारा जो इमेजिनरी पार्ट है वो नहीं आना चाहिए, वो 0 के इक्वल होगा। तो इमेजिनरी पार्ट जो है उसको आप 0 के इक्वल करोगे। अब की बार मैंने दी यहाँ पे प्योर इमेजिनरी, तो अब आपको क्या करना है, रियल पार्ट को 0 के इक्वल करना है, क्योंकि ये इमेजिनरी है तो रियल को 0 के इक्वल करोगे और वहां से आप थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, ठीक है। यही क्वेश्चन जो है, इसी में आपका ये फ्रैक्शन में चेंज कर रहा हूं, साइन थीटा के प्लेस पे cos थीटा आ जाए तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन वही है, दिस इज प्योरली इमेजिनरी, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। 16th क्वेश्चन में प्रॉब्लम आपको कहां आएगी कि इसको आपने जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया तो z की वैल्यू आई हमारे पास √3 - 1/2 प्लस √3 + 1/2 आएगा, ठीक है। और इसको आपको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आ रही है, इनकी वैल्यू, इनकी हमारे को करेस्पॉन्डिंग cos थीटा हमें नहीं पता, ठीक है। आप पहले इसका mod ऑफ z निकालोगे या r निकालोगे, तो r तो आपके पास आएगा इसका √2, r आएगा आपके पास √2, ठीक है। मैं बुक में देख के बता रहा हूँ, आपका r आ रहा है √2 और cos थीटा की वैल्यू आ रही है
साइन थीटा की वैल्यू आ रही है आपके पास। अब जब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सोल्व किया था तब हमारे पास हमने सोल्व किया था sin 15 और cos 15 sin 75 cos 75 की हमने वैल्यू फाइंड आउट की थी। तो ये जो वैल्यू है वो आपकी cos 15 डिग्री की वैल्यू, सॉरी 75 डिग्री की वैल्यू है, ठीक है, और ये sin 75 डिग्री की वैल्यू है, ठीक है। 75 डिग्री की वैल्यू है तो आप चाहो तो डायरेक्ट 75 ले सकते हो, अदरवाइज आप चाहो तो इसको जब कन्वर्ट करोगे पोलर फॉर्म लिखोगे, पोलर फॉर्म z इक्वल टू √2 इस तरह भी लिख सकते हो, cos थीटा प्लस आइटा sin थीटा वेर थीटा इक्वल टू, इसको इससे डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 2 प्लस √3, सॉरी वेर tan थीटा इक्वल टू 2 प्लस √3 और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2 प्लस √3। बिना आप एंगल की वैल्यू रखे हुए आप इस तरह से इसको छोड़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ओनली थीटा लिखो और वेर tan थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2 प्लस √3। tan ये कहां से आएगा, इन दोनों को डिवाइड करने से sin थीटा पर cos थीटा करोगे tan थीटा की वैल्यू निकालने के लिए और रेशनलाइज करोगे तो आपके पास आएगा 2 प्लस √3, ठीक है। और सॉल्व करके आप यहाँ पे ओनली यही लिख सकते हो, चाहो तो एंगल की वैल्यू लिख सकते हो, चाहो तो यही प्रयोग कर सकते हो, दोनों आप दोनों तरह के सोल्व कर सकते हो। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है और इसके कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसकी एक एक्सरसाइज और है जो आपके पीछे बिल्कुल पीछे की साइड दे रखी है, ठीक है। उसमें है रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कल जो है नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं वो एक्सरसाइज सोल्व करूंगा। रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बिल्कुल पीछे दे रखी है, आपके बुक में बिल्कुल पीछे की साइड दे रखी है। रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 474 पेज नंबर पे। इसमें दो पार्ट अभी तक बाकी है बने, तीन पार्ट बाकी है वैसे तो। तीन पार्ट क्या क्या है, एक तो ये रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके अलावा दूसरा पार्ट जो इसमें बुक में गिवन नहीं है वो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, वन का क्यूब रूट, ठीक है। और इसके अलावा एक इसकी जो फॉर्म है, हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर की 3 फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म, पोलर फॉर्म और आइलर फॉर्म। आपको 2 ही फॉर्म गिवन है बुक में, स्टैंडर्ड फॉर्म और पोलर फॉर्म, एक आइलर फॉर्म और होती है। तो 3 पार्ट अभी तक इसके बाकी है इस चैप्टर के, लेकिन हम कम से कम ये एक पार्ट हम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इस पार्ट को करूंगा मैं। आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।